दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अंततः पिछली तिमाही ठीक वैसी ही रही जैसे कि हमें आशंका थी। लोहे की डिमांड कमज़ोर रही और रेट भी। यह एपिसोड मैं पिछले महीने ही बनाना चाहता था, लेकिन ईयर एंड के चलते अपने व्यवसाय से समय नहीं निकाल पाया, जिसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हालांकि वित्त वर्ष 2023-24 की अंतिम तिमाही में स्टील की डिमांड उससे पिछली तिमाही से थोड़ी बहुत सुधरी, लेकिन चीन से लगातार बढ़ रहे इंपोर्ट्स और स्टील मिल्स के बढ़ते हुए प्रोडक्शन की वजह से ओवर सप्लाई की स्थिति बनी रही और रेट हर वक्त दबाव में ही रहे। हालांकि अप्रैल के पहले हफ्ते में लोकल मंडियों में रेट अनाप शनाप बढ़े, लेकिन यह किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड की वजह से नहीं था। अचानक ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण भी समझेंगे। बहरहाल, शुरुआत करने से पहले एक विशेष जानकारी कि आज का यह महत्वपूर्ण एपिसोड स्पॉन्सर किया है किर्लोस्कर न्यूमैटिक कंपनी लिमिटेड ने। वैसे तो किर्लोस्कर ग्रुप को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन, एयर कंप्रेशन, प्रोसेस गैस सिस्टम्स, गियर्स, गियर बॉक्सेस व ट्रांसमिशंस के क्षेत्रों में किर्लोस्कर दुनिया भर में एक जाना पहचाना नाम है। किर्लोस्कर अपनी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। इनके डाइवर्सिफाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स विश्व भर की अनेकों इंडस्ट्रीज़ जैसे कि ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, फूड एंड बेवरेजेस, मैरीन एंड फिशरीज़, टेक्सटाइल्स, इंडियन रेलवेज़, स्टील व ऑटोमोटिव एनर्जी सेक्टर्स में यूज़ होते हैं। अपने क्वालिटी प्रोडक्ट्स व सर्विसेज के अलावा किर्लोस्कर ग्रुप अपने उदारवादी CSR प्रोग्राम्स के लिए भी जाना जाता है। विस्तृत जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट kirloskarpneumatic.com पर जा सकते हैं या फिर यहाँ दिए हुए कॉन्टैक्ट्स पर संपर्क कर सकते हैं। तो आइए टॉपिक पर लौटते हैं। पिछले एक हफ्ते में भारत की लोकल मंडियों में जो असामान्य वृद्धि हुई, उसे फ़िलहाल आपको एक साइड पर रखना होगा, क्योंकि यदि पिछले हफ्ते को दिमाग में रखकर यदि आप यह एनालिसिस देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं क्या ही अनाप शनाप बोल रहा हूँ। दरअसल ईयर एंड के चलते अपनी इन्वेंट्रीज़ कम करने के लिए और MSMEs के 45 दिन के पेमेंट रूल के तहत पेमेंट करने के चक्कर में मार्च के सेकंड हाफ में मैन्युफैक्चरर्स द्वारा कोई ज़्यादा खरीदारी हुई नहीं। वहीं दूसरी ओर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ईयर एंड के चलते भारी डिस्काउंट्स देकर अपनी सारी इन्वेंट्री ट्रेडर्स को बेच डाली। मार्च के अंतिम 2 हफ्तों में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, उसकी खरीदारी अप्रैल में होनी ही थी, जिसका बिचौलियों ने SMS माफिया से मिलकर जमकर फ़ायदा उठाया और रेट अनैतिक तरीके से बढ़ाए। इस समस्या का जिक्र मैंने एपिसोड नंबर 26 में किया था। जिन्होंने वह एपिसोड नहीं देखा, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा रहा हूँ। लेकिन यकीन मानिए, पिछले एक हफ्ते की यह असामान्य बढ़ोतरी अस्थायी है, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है और बाज़ार जल्द ही अपने नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा। बाज़ार को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम पहले विभिन्न कमोडिटीज़ का जनवरी से लेकर अब तक का प्राइस मूवमेंट देख लेते हैं, और फिर हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या डिमांड की वजह से कोई विशेष टर्न अराउंड पॉसिबल है, और यदि है तो कब तक है। पिछले 3 महीने का प्राइस मूवमेंट जब हमने ट्रैक किया तो पाया भारत समेत अधिकांश देशों में स्टील के रेट कमज़ोर ही हुए हैं। HRC के रेटों को स्टील इंडस्ट्री का बेंचमार्क माना जाता है, चाहे यूरोप की बात करें, चाइना की या फिर दूसरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की। लगभग हर जगह HRC के रेट पिछली तिमाही में गिरते ही रहे। जनवरी महीने से कंपेयर करें तो यूरोप और चाइना में लगभग 7%, जापान और वियतनाम में 8% और बांग्लादेश और भारत में तकरीबन 6.5% की गिरावट दर्ज हुई। विभिन्न क्षेत्रों के रेट यदि आप ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहें तो आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इस चार्ट के माध्यम से मैं एक पल के लिए उन सभी रिपोर्ट्स को भी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा जो कि पिछले 1-1.5 वर्षों से आपको यह समझाने की कोशिश कर रही थी कि दुनिया भर में छाई मंदी का भारत पे कोई असर नहीं होगा। ओपन मार्केट्स में ऐसा नहीं होता। दुनिया भर में कहीं भी कुछ भी घटित होता है तो उसका असर दूसरे क्षेत्रों में यकीनन पड़ता है। बढ़ते आयात और घटते स्टील निर्यात की बात तो हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। इसके अलावा भारतीय बाजार में रेट गिरने के 2 और बड़े कारण हैं। पहला है हमारी रूरल इकोनॉमी की दयनीय हालत। हमारे देश में जो भी स्टील डिमांड आ रही है वह अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से ही आ रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तो हमने उसके अपने हाल पर छोड़ रखा है। इसकी बदहाली के कई इंडिकेटर्स हैं जो मैं यहाँ साझा करने बैठूंगा तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
घटते निर्यात को काउंटर करने के लिए हमें अपनी घरेलू डिमांड बढ़ानी होगी और यह अतिरिक्त डिमांड शहरों से नहीं बल्कि गांवों से ही आ सकती है, क्योंकि आज भी हमारा 70% देश गांवों में ही बसता है। स्टील के कमज़ोर दामों का दूसरा बड़ा कारण है ओवर सप्लाई। जहां स्टील की डिमांड 6% से बढ़ रही है, वहीं इसका प्रोडक्शन दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा है। अधिकांश इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स के यार्ड अपनी फुल कैपेसिटी तक भरे पड़े हैं। इस वक्त पूरी तरह से बायर्स मार्केट है, जो कि स्टील खरीदने वालों के लिए तो अच्छा है। हालांकि पिछले हफ्ते के घटनाक्रम के बाद आप शायद इस पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए। मज़ेदार बात यह है कि कमज़ोर स्टील रेटों के बावजूद प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि स्टील बनाने में प्रयोग होने वाले रॉ मटेरियल के रेट भी पिछली तिमाही में तेज़ी से नीचे आए हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की बात कर रहा हूँ, सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। कारण मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल है आयरन ओर और कोकिंग कोल। जनवरी से लेकर अब तक आयरन ओर का प्राइस मूवमेंट देखें तो इसके रेट चाइना में 33% और भारत में 18% तक गिरे हैं। ऐसे ही यदि कोकिंग कोल के रेट देखें तो इसमें भी 25 से 27% तक की कमी आई है। इन दोनों कमोडिटीज़ के रेटों में भारी गिरावट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स के लिए बड़ी राहत है। इसके विपरीत सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर्स, जिनमें मुख्यतः इंडक्शन फर्नेसेस व इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस आती हैं, वह एक मुश्किल परिस्थिति में आ गई हैं। स्टील के रेट जब गिरते हैं तो उन्हें compete तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के साथ करना पड़ता है, लेकिन वह रॉ मटेरियल के तौर पर स्क्रैप यूज़ करते हैं और स्क्रैप में कोई विशेष गिरावट आई नहीं है। जनवरी से लेकर अब तक के प्राइस मूवमेंट देखेंगे तो मेल्टिंग स्क्रैप में मात्र 2.5% से 4.5% तक की ही गिरावट आई है। मेरी समझ से इनके सर्वाइवल की लड़ाई दिन ब दिन बहुत कठिन होती जा रही है। किसी दिन इनकी स्थिति पर एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा। इन सब के अलावा फेरो अलॉयज़ के रेट जनवरी के मुकाबले या तो स्थिर रहे हैं या फिर थोड़े बहुत बढ़े हैं। फेरो मैंगनीज, फेरोक्रोम और फेरो सिलिकॉन की प्राइस मूवमेंट आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। खैर, सभी कमोडिटीज़ का प्राइस मूवमेंट डिमांड और सप्लाई पर ही निर्भर करता है। सप्लाई तो एक्सेस में है ही और डिमांड नॉर्मल से 10 से 15% तक कम है। अब इसे अल्लाह का करम कहें या इनायत परवरदिगार की, निराशा के साए में उम्मीद भी हमेशा दामन थामे रहती है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। रात अंधियारी है तो भोर फूटना भी तय है। तो क्या डिमांड में भी किसी सुधार की उम्मीद है? यदि है तो कब तक है? इस सवाल का जवाब हमने इंटरनेट पर खोजने की कोशिश की। काफ़ी छानबीन के बाद हमें कुल मिलाकर 4 ऐसे इंडिकेटर्स मिले जिससे हमें लगता है कि आगामी समय में शायद अगली तिमाही की शुरुआत में यानी कि जुलाई से स्टील की डिमांड में कुछ सुधार हो सकता है। आइए इन छोटे छोटे 4 इंडिकेटर्स पर नज़र डालते हैं। यदि इन चारों के अलावा आप भी कुछ ऐड करना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर ऐड कर सकते हैं, हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा। पहला इंडिकेटर आया है यूनाइटेड स्टेट्स से। आज की तारीख में हम भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से अलग करके नहीं देख सकते, इसलिए दुनिया भर में कहीं भी कुछ भी घटता है तो उसका हमारे ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है। यूएस के फेडरल रिजर्व ने 2 वर्षों बाद पहली बार आगामी मीटिंग्स में इंटरेस्ट रेट्स घटाने के संकेत दिए हैं। अपने यहाँ इन्फ्लेशन घटाने हेतु फेडरल रिजर्व ने मार्च 2022 से लेकर जुलाई 2023 तक अपने इंटरेस्ट रेट्स में 11 बार इजाफा किया है और तब से यूएसए में कर्ज दर 5.5% तक बनी हुई है, जो कि पिछले 20 वर्षों में सबसे अधिक है। मार्च 2024 में हुई बैठक में फेडरल रिजर्व ने यह संकेत दिए कि वह आगामी बैठकों में ब्याज दरें 3 से 4 बार घटाकर इस वर्ष के अंत तक उसे 4.6% तक ले आएगा। इस कटौती से न सिर्फ अमेरिकी बाजारों में बल्कि भारत समेत पूरे विश्व के बाजारों में सकारात्मक संकेत जाएगा। फेडरल रिजर्व की आगामी बैठकों की सूची मैं यहाँ आपकी जानकारी के लगा दे रहा हूँ। दूसरा बड़ा इंडिकेटर हमसे सीधा जुड़ा है। आप माने या न माने, लेकिन आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज़ यूएस और वर्ल्ड बैंक से सीधे तौर पर प्रभावित रहती हैं। जिस दिन यूएस का फेडरल रिजर्व अपना रेट घटाएगा, आप लिख कर रख लीजिए, उसके कुछ ही दिनों बाद आरबीआई भी अपनी ब्याज दरें कम करेगा। वैसे भी पिछले कुछ समय से आरबीआई पर ब्याज दरें कम करने का भारी दबाव है। इस महीने तो नहीं, लेकिन अगले 1-2 महीनों में आपको यह कटौती अवश्य देखने को मिलेगी। आरबीआई के ब्याज दर घटाने से बाजारों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी।
तीसरा बड़ा इंडिकेटर है जून तक भारत में नई सरकार का गठन हो जाएगा। सरकार किसी भी दल की बने, लेकिन सरकार बनते ही उसे सरकारी प्रोजेक्ट से जुड़ी पेमेंट्स रिलीज़ करनी होंगी। अभी हाल फिलहाल लगभग सभी सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पेमेंट्स ना होने की वजह से लटके पड़े हैं। पेमेंट्स रिलीज़ होते ही प्रोजेक्ट्स की गति में सुधार देखने को मिलेगा। चौथा व महत्वपूर्ण इंडिकेटर है इस वर्ष अच्छे मानसून की भविष्यवाणी। मौसम विभाग के अनुसार कमज़ोर एल नीनो के चलते इस वर्ष मानसून सामान्य या उससे बेहतर रहेगा, जिस वजह से बम्पर फसल होने की उम्मीद है। यदि ऐसा रहा तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और फार्म इक्विपमेंट्स और ट्रैक्टर्स की बिक्री में सुधार देखने को मिलेगा, जो कि स्टील वालों के लिए अच्छी खबर होगी। तो दोस्तों, इन सभी इंडिकेटर्स के चलते हमें उम्मीद है कि स्टील डिमांड के लिहाज से 2024 का सेकेंड हाफ 2024 के फर्स्ट हाफ से बेहतर रहेगा। बाकी इस संदर्भ में आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें व शेयरिंग के माध्यम से यह वीडियो स्टील से जुड़े हर व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं। हमारा कंटेंट यदि आपको पसंद आता है तो लाइक करें और यदि न पसंद आए तो डिसलाइक करने से भी संकोच न करें। धन्यवाद।